समय का खेल। गांव का एक छोटा सा कच्चा घर, जहां रमेश अपनी माँ, पत्नी लता और दोनों बच्चे राधा और गोपाल के साथ रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह कितना भी मेहनत करता, फिर भी अपने परिवार को भर पेट खाना नहीं खिला पाता था। एक दिन, बाबूजी, रोटी मिलेगी? बहुत भूख लगी है। हाँ बाबूजी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लता बच्चों को गोद में लेती है और आंसू पोंछने की कोशिश करती है। रमेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। कब तक ऐसे चलेगा रमेश? खेतों में अब कुछ नहीं बचा, उधार चुकाना भी बाकी है। कुछ काम कीजिए, नहीं तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। लता, मैं कब कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब शहर जाना ही होगा। पर शहर में कहाँ जाओगे? कोई जान पहचान भी नहीं है वहां। कुछ भी करूंगा, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं कल ही शहर जाऊंगा। अगले दिन रमेश शहर के बाजार में सेठ गोपाल दास की दुकान पर पहुंचता है। सेठ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके सामने नौकर चाकर खड़े हैं। रमेश हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। कोई भी काम कर लूंगा, बस बच्चों का पेट भरना है सेठ जी। काम? तुम्हारे जैसे अनपढ़ और गरीब आदमी के लिए कौन सा काम दूं? सेठ जी, कुछ भी कर लूंगा। मेहनती आदमी हूं, खेतों में काम किया है। अच्छा, तो ऐसा करो, मेरा गोदाम साफ कर दो। दिन के 50 रुपए दूंगा, मगर ध्यान रखना, कोई चोरी चकारी मत करना। जी सेठ जी, ईमानदारी से काम करूंगा। रमेश दिन भर गोदाम की सफाई करता है। हाथ धूल से काले पड़ जाते हैं, पीठ दर्द से झुक जाती है, मगर वह बिना रुके काम करता है। शाम होते ही वह सेठ के पास अपनी मजदूरी लेने जाता है। सेठ जी, आज का मेहनताना। अरे हाँ, ये लो 40 रुपए। सेठ जी, आपने 50 रुपए कहे थे। ज्यादा बहस मत करो, 40 बहुत हैं। नहीं चाहिए तो ये भी मत लो। रमेश के पास कोई चारा नहीं होता। वह चुपचाप पैसे ले लेता है और थके हुए कदमों से बाजार की ओर बढ़ता है। हाथ में सिर्फ 40 रुपए हैं, मगर परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही होगा। वह एक राशन की दुकान पर पहुंचता है। अरे रमेश भाई, तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, इतने में क्या होगा? भाई साहब, जितना पैसा है उतना ही दे दो। ठीक है, ये लो, भगवान भला करे। रमेश हाथ में छोटा सा थैला लिए घर की ओर बढ़ता है। दिल भारी है, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान लिए घर में प्रवेश करता है। क्या लाए हो जी? आधा किलो आटा और 1 पाव दाल, बस। इतने में क्या होगा रमेश? अरे अब जो है उसी में गुजारा करना होगा लता। लता चुपचाप रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद वे दाल पकाकर रोटियां सेकती है। उधर बच्चे माँ के पास आ जाते हैं। माँ, आज क्या बना रही हो? माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है। आज दाल रोटी बनी है बेटा। वाह,
मुझे दाल बहुत पसंद है। रमेश भी मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। माँ, आज पेट भर गया। हाँ माँ, आज मजा आ गया। रमेश और लता एक दूसरे को देखते हैं। हालात मुश्किल है, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर दिल को सुकून मिलता है। खाना खत्म करने के बाद बच्चे सो जाते हैं। रमेश और लता उनकी ओर देख रहे हैं। रमेश, बच्चे खुश हैं, यही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ लता, लेकिन हमें हालात बदलने होंगे। कल से और मेहनत करूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह फिर काम पर निकल पड़ता है। सेठ बिना वजह उसे डांटने लगता है। अरे ओ रमेश, ये क्या गंदगी छोड़ी है? हाँ, तुझे काम करना आता भी है या नहीं? सेठ जी, मैंने पूरी मेहनत से सफाई की है। बहस कर रहा है, निकल यहां से। रमेश अपमान सहकर चुपचाप लौट जाता है। घर आकर देखता है माँ खाट पर पड़ी कर्रा रही है। लता घबराई हुई है। माँ जी का बुखार कम नहीं हो रहा, डॉक्टर को बुलाना होगा। अरे, डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं लता? आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग कर देखिए ना। अगले दिन रमेश फिर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, मैं काम करके चुका दूंगा। गरीब को उधार? अरे तू चुका पाएगा? सेठ जी, बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा, माँ की हालत भी बहुत खराब है, कृपया करके मदद कर दीजिए। अच्छा, तो एक काम कर, मेरे घर के जानवरों का गोबर साफ कर, तब देखूंगा कि कुछ उधार दूं या नहीं। रमेश की आंखें भर आती हैं, होंठ कांपने लगते हैं, मगर वह कुछ नहीं कहता। चुपचाप वहां से निकल पड़ता है। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछ लेता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। बेटा, कुछ मदद मिली? रमेश माँ की आंखों में देखता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। सिर झुका लेता है। उसकी खामोशी ही सब बता देती है। बेटा, भगवान बड़ा है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ माँ, अब और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अपने हाथों की मेहनत से ही घर का चूल्हा जलाऊंगा और तुम्हारा भी इलाज कराऊंगा। उसी दिन गांव के बीचों बीच कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। एक रोबदार सौदागर घोड़े से उतरता है और गांव वालों को संबोधित करता है। सुनो 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 गांव वालों, मुझे खेतों के लिए मेहनती मजदूरों की जरूरत है। जो मेहनत करेगा उसे अच्छा मेहनताना मिलेगा। गांव में हलचल मच जाती है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। रमेश भी ये सुनकर चौपाल की ओर बढ़ता है। मालिक मालिक, मुझे काम चाहिए, मैं मेहनती आदमी हूं, कोई भी काम कर लूंगा। तुम्हें पहले कहीं काम करने का अनुभव है? जी, खेतों में काम किया है, मजदूरी भी कर सकता हूं मालिक। बस बच्चों के पेट भरने के लिए मेहनत करना चाहता हूं। हिम्मत अच्छी है, ठीक है, कल सुबह मेरे साथ चलो, तुम्हें काम मिलेगा। रमेश की आंखों में चमक आ जाती है। पहली बार उसे कोई मौका मिला था। रमेश सुबह होते ही सौदागर के साथ निकल जाता है। खेतों में मजदूरी शुरू करता है। कड़ी धूप में पसीने से तरबतर होकर भी वह बिना रुके काम करता है। अरे वाह रमेश, तुमने बहुत मेहनत की है, ऐसे ही लगे रहो, तुम्हें जल्द ही और अच्छा पैसा मिलेगा। मालिक, बस मेहनत का सही हक मिलता रहे, यही बहुत है।
ऐसे ही कुछ महीने बाद रमेश अब ज्यादा पैसे कमाने लगा था। उसने अपनी माँ का इलाज करा लिया, घर की छत पक्की हो गई। बेटा, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ माँ, अब मैं समझ गया हूं। इज्जत से जीने का असली तरीका मेहनत ही है। बापूजी, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। और मैं भी पढ़ाई में अच्छा कर रहा हूँ बाबूजी। ए जी, आज पहली बार अच्छे खाने की खुशबू से घर भर गया है। रमेश चारों तरफ देखता है। माँ की मुस्कान, बच्चों की हंसी, लता की संतुष्टि, उसकी मेहनत रंग लाई थी। वहीं दूसरी तरफ सेठ गोपाल दास की दुकान पर हंगामा मचा हुआ है। कई ग्राहक गुस्से में दुकान के सामने खड़े हैं। सेठ, ये देख, तूने जो चावल बेचा था उसमें कितने कीड़े पड़े हुए हैं। तू हमें सड़ा गला सामान बेचता था, गरीबों की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करता था, हैं? अरे ये तो गलती से हो गया होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी भीड़ में से रामलाल नाम का एक और ग्राहक आगे आता है। सेठ, तेरा धंधा हमेशा से बेईमानी का था। गरीबों से सख्ती से पैसे वसूलता रहा और अमीरों को उधारी देता रहा। जब भी हमने उधारी मांगी तूने धुतकार दिया। अब भुगत। हाँ, सही कह रहा है रामलाल, इसने हमें हमेशा धोखा दिया है। अब इस दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। भीड़ गुस्से में दुकान के अंदर घुसने लगती है। सेठ हड़बड़ाकर पीछे हटता है। तभी उसका पुराना नौकर रघु वहां आ जाता है, जो बरसों से सेठ की दुकान पर काम कर रहा था। सेठ जी, जब आपकी दुकान चमक रही थी तब आपको हम नौकरों की परवाह नहीं थी। हाँ? मजदूरी के पैसे देने में हमेशा बहाने बनाते थे। अब देखो, एक एक करके सारे नौकर आपको छोड़कर चले गए। अरे रघु, ऐसा मत करो। तुम तो मेरे पुराने आदमी हो। अरे कम से कम तुम तो मेरा साथ मत छोड़ो। अरे सेठ जी, जब हमने साथ मांगा था तब आपने हमें धक्के मार कर निकाल दिया था। जब भी हमने कुछ मजदूरी मांगी आपने टाल मटोल किया। अब आपकी बेईमानी सबको पता चल चुकी है। हाँ, लोग अब आपसे सामान लेना भी नहीं चाहते। भीड़ से कुछ लोग सेठ की दुकान की ओर थूकते हैं और वहां से जाने लगते हैं। कुछ लोग अपने उधार चुकाने के लिए सेठ को घेर लेते हैं। और अब तेरा हिसाब हो गया सेठ, तेरे दुकान पर अब कोई नहीं आएगा। सेठ के हाथ कांपने लगते हैं। वह चारों ओर देखता है। उसकी दुकान पहले जहां ग्राहकों से भरी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरने लगा था। नौकर एक एक करके उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी बेईमानी ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अरे अरे, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी दुकान, मेरी इज्जत, सब कुछ चला गया। रघु दुकान छोड़कर चला जाता है। चारों ओर सेठ के खिलाफ आवाज उठने लगी। सेठ गोपाल दास अपने घर में चिंतित बैठा है। उसकी पत्नी चिंता से उसे देख रही है। अब क्या होगा? पहले हमारा घर सोने की तरह चमकता था, नौकर चाकर थे, अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब मेरी करनी का ही फल है। मैंने लोगों को लूटा, बेईमानी की, गरीबों का हक मारा। अब सब मुझसे दूर हो गए हैं। सेठ का बेटा, जो अब तक चुप था, गुस्से में बोल पड़ता है। पिताजी, मैंने पहले ही कहा था ईमानदारी से काम करिए, लेकिन आप तो अपने पैसे और ताकत के घमंड में चूर थे। अब देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ निराश होकर सिर झुका लेता है। अगली सुबह सेठ गोपाल दास बाजार में अकेले घूम रहा था। उसके कपड़े पहले की तरह चमकदार नहीं थे। क्या सच में पैसा ही सब कुछ होता है? नहीं, सबसे बड़ी पूंजी तो ईमानदारी और विश्वास होती है। काश मैंने ये पहले समझा होता। अब वह समझ चुका था कि बेईमानी से कमाया गया धन टिकता नहीं। समय का पहिया घूम चुका था। शहर के बाजार में चहल पहल थी।
दुकानों पर ग्राहक आ जा रहे थे। वहीं एक किनारे फटे हाल कपड़ों में सेठ गोपाल दास सिर झुकाए धीमे कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। तभी उसकी नजर सामने खड़े रमेश पर पड़ी। रमेश अब पहले जैसा गरीब नहीं था। वह अच्छे कपड़ों में आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसके पास अब खुद की दुकान थी। अरे रमेश, तू तू तो पहले गरीब था ना, लेकिन अब ये सब कैसे? सेठ जी, ये सब मेहनत और ईमानदारी का फल है। जो मेहनत करता है वक्त भी उसी का साथ देता है। हाँ हाँ, पर तूने ऐसा क्या किया कि इतनी तरक्की कर ली? सेठ जी, मैंने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, किसी को अपमानित नहीं किया, और सबसे जरूरी, मैंने मेहनत पर भरोसा किया। सेठ को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसने रमेश की मदद करने की बजाय उसे अपमानित किया था। हाँ रमेश, शायद मैं गलत था। मैंने हमेशा गरीबों को नीचा दिखाया, पर वक्त ने मुझे ही नीचा दिखा दिया। रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाकर सेठ के कंधे पर हाथ रखा। सेठ जी, वक्त किसी का नहीं होता। जब आपके पास सब कुछ था, तब आपने गरीबों की मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। अब देखिए, समय ने पलटी मार दी। हाँ रमेश, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब समझ गया हूं कि दूसरों की मदद करना ही सच्ची दौलत है। देर आए पर दुरुस्त आए सेठ जी। इंसान को अपने कर्म सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाला व्यक्ति एक दिन खुद मजबूर हो जाता है। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।